नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी। पीएम के ऐतिहासिक दौरे ने भारत की वैश्विक कूटनीति को दी नई दिशा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में मिली जगह। आईआईटी दिल्ली शीर्ष 125 संस्थानों में शामिल। पीएम ने कहा, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। मॉनसून की बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। तो गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के साथ 11 बांध हाई अलर्ट पर। और इजरायल ईरान संघर्ष 7वें दिन भी जारी। ईरान ने इजरायली अस्पताल पर दागी मिसाइल, तो इजरायल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर किया हमला। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास कर्मियों को सुरक्षित रहने का अलर्ट। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। पीएम की यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम ने साइप्रस की यात्रा की, जो कि पिछले 2 दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा रही। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में पीएम की कनाडा यात्रा बहुत ही शानदार और सफल रही। इस दौरान G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम ने यूरोपीय देश क्रोएशिया की यात्रा की। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को इस रैंकिंग में जगह मिली है। पिछले साल 46 भारतीय संस्थान रैंकिंग में शामिल थे। 2014 के मुकाबले क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल होने वाले भारतीय संस्थानों की संख्या में 390% का इजाफा हुआ है। 2014 में महज 11 भारतीय संस्थान इस रैंकिंग में शामिल हुआ करते थे। इस प्रकार भारत का शिक्षा तंत्र G20 देशों में सबसे तेजी से विकास करने वाला शिक्षा तंत्र बन गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद सबसे अधिक संख्या में भारतीय संस्थान ही शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 123वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में भी 27 स्थानों का उछाल आया है और संस्थान पहली बार दुनिया के शीर्ष 125 विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 3 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह मिली है। आईआईटी दिल्ली एक और जहां सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान बन गया है, तो वहीं रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे 129वें और आईआईटी मद्रास 180वें स्थान पर आ गया है। आईआईटी मद्रास पहली बार दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हुआ है। दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल अन्य भारतीय संस्थानों में आईआईटी खड़गपुर 215वें, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 219वें, आईआईटी कानपुर 222वें, दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वें और अन्ना यूनिवर्सिटी 465वें नंबर पर शामिल है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों ने जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में जगह भी मिली है, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के फायदे के लिए अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय उच्च शिक्षणों के प्रदर्शन पर
खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि भारत ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। इस वर्ष कुल 54 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान यानी HEIs को वैश्विक रैंकिंग में स्थान मिला है। वर्ष 2014 में यह संख्या केवल 11 थी। बीते एक दशक में यह लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए शिक्षा क्षेत्र के व्यापक सुधारों का यह प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली को न केवल आधुनिक बनाया है, बल्कि शोध, नवाचार और वैश्वीकरण को बढ़ावा देकर इसे एक नए युग में प्रवेश कराया है। इस उपलब्धि के साथ भारत G20 देशों में सबसे तेजी से उभरती हुई शिक्षा प्रणाली बन गया है और क्यूएस रैंकिंग में संस्थानों की संख्या के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार को विश्वास है कि NAP 2020 की बदौलत आने वाले वर्षों में और भी अधिक भारतीय संस्थान वैश्विक उत्कृष्टता की सूची में अपनी जगह बनाएंगे। और अब अगली खबर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन के अच्छे दिन जल्द ही लौटेंगे। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 वर्षों में जिस तरह से घाटी में पर्यटन में उछाल देखने को मिला, वो ये दर्शाता है कि कश्मीर सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। शेखावत ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 1 महीने में घाटी में फिर से वही पर्यटक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वापस अच्छे दिन लौटेंगे, क्योंकि टूरिज़्म के ने जिस तरह से पिछले 2-3 साल में जिस तरह का उछाल देखा था, कश्मीर में शांति बहाल होने के बाद में, कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ बनी थी, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आ रहा था, उस पर निश्चित उसके कारण से विराम लगा है। लेकिन पिछले 2 महीने में वापस 1.5 महीने में जिस तरह से रिकवरी हुई है, जी सर, मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में वापस पुरानी परिस्थितियां लौटेंगी और अब की बार दिसंबर तक आते आते हम सब लोग मिलकर के, राज्य की सरकार भी और देश की सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और राज्य सरकार के हर इनिशिएटिव में भारत सरकार उसका सहयोग करे। अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर। इजरायल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष 7वें दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को ईरान की मिसाइलों ने इजरायल के शहर बिरशेबा में एक अस्पताल को निशाना बनाया, जबकि इजरायल ने ईरान के खोंडब और नतांज स्थित परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इजरायली आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक हमलों में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि दर्जनों अन्य को 3 अलग अलग स्थानों से अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि तेहरान में बैठे तानाशाहों से इसकी कीमत वसूली जाएगी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उनका लक्ष्य अस्पताल के पास स्थित इजरायली सैन्य और खुफिया मुख्यालय था। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक खोंडब के भारी जल संयंत्र के पास इजरायली हमला हुआ, जिसकी पुष्टि IAEA ने भी की है। हालांकि रेडियोलॉजिकल प्रभाव की कोई सूचना नहीं है। ईरान में 1 सप्ताह में शीर्ष सैन्य नेतृत्व को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जबकि इजरायली हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए। ईरानी जवाबी कार्रवाई में इजराइल में कम से कम 2 दर्जन नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल होता है तो ईरान के पास सभी सैन्य विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा, हमारी सलाह है कि अमेरिका चुपचाप खड़ा रहे। ईरान के खिलाफ हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी पर भी ईरानी विदेश मंत्रालय ने हमला बोला, उन्हें अन्यायपूर्ण युद्ध का भागीदार बताया। इधर अमेरिका ने इजरायल में स्थित अपने दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर रहने का निर्देश दिया है और निजी अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षित निकासी की तैयारी भी कर रहा है। अगली खबर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 28वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द फ्यूचर ऑफ AI एंड ग्लोबल कंपटीशन सत्र में अपने विचार साझा किए। अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारत के AI मिशन के पीछे की दूरदर्शी सोच और सिद्धांतों को रेखांकित किया। साथ ही देश की AI प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का उद्देश्य AI को केवल कुछ लोगों तक सीमित रखने के बजाय आम जनता और उद्योगों की व्यापक पहुंच तक लाना है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार भारत को AI में वैश्विक नेतृत्व देने के लिए एक समावेशी और जिम्मेदार ढांचा तैयार कर रही है।
और अब बात 11 साल की उपलब्धियों की। बीते 11 वर्षों में जहां देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, वहीं नक्सलियों से निपटने में भी केंद्र सरकार सफल रही है। सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर प्रहार कर उसकी कमर तोड़ दी है। आज देश के कुछ ही जिलों में नक्सली सिमट कर रह गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कभी नक्सलवाद देश के लिए नासूर बना हुआ था, लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो नक्सलियों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। लाल आतंक धीरे धीरे खत्म होने लगा। केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर कुछ नक्सलियों ने जहां सरेंडर करना शुरू कर दिया, वहीं उन नक्सलियों पर सुरक्षा बल बिजली बनकर टूटे जिन्होंने मुख्य धारा को छोड़कर हिंसा का रास्ता चुना और जो देश को खोखला करने के नापाक मंसूबे बना रहे थे। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2014 से अब तक नक्सलियों से संबंधित घटनाओं में काफी कमी आई है। पहले देश के 11 राज्यों में नक्सलवाद फैला हुआ था, लेकिन बीते 11 वर्षों में यह सिमटकर केवल 3 जिलों तक रह गया है। हताहतों की संख्या 30 साल के सबसे निचले स्तर पर है। मार्च 2025 में बीजापुर में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा में 16 नक्सलियों को मार गिराया गया और कांकेर तथा बीजापुर में 22 नक्सलियों को मार गिराया गया। केवल वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को मार गिराया गया, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया। वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में 2010 से 2024 तक 81% की कमी आई है। वर्ष 2024 में 928 और 2025 में अब तक 700 से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या में 2004 से 2014 के बीच 73% की कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच नागरिकों की मृत्यु की संख्या 4766 थी। 2014 से 2024 के बीच 70% की कमी के साथ 1495 रह गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास पहुंचाने के लिए बजट में भी 300% की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2014 से 2024 तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 11,503 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया गया। 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गईं। पहले चरण में 2,343 और दूसरे चरण में 2,545 मोबाइल टावर लगाए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में गत 5 वर्षों में बैंकों की 1007 शाखाएं खोली गईं और 937 एटीएम शुरू किए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में गत 5 वर्षों में बैंकिंग सेवा से युक्त 5,731 डाकघर खोले गए। जवानों के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए 6 हेलीपैड बनाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा है कि लाल आतंक के खात्मे के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है और मार्च 2026 तक देश नक्सलियों से निजात हासिल कर लेगा। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले अहेरी और गार्डेवाड़ा में पिछले दिनों 77 साल में पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र जल्द ही नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री अमित भाई शाह इन्होंने एक प्रण किया है कि मार्च 2026 तक हम देश को माओवाद से मुक्त करेंगे और उस दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। महाराष्ट्र ने तो पिछले 10 सालों में इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लाकर छोड़ दिया है। देश से बहुत जल्द लाल आतंक का खात्मा होगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना देशवासियों ने देखा है वो पूरा होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे की खबरों से पहले वक्त आ गया एक ब्रेक का। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की बड़ी खबरों में, दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने ऐसे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें अपने देश भेजने की प्रक्रिया को तेज कर दिए हैं। इस दिशा में विशेष अभियान और संयुक्त निरीक्षण पूरे जिले में चलाए जा रहे हैं। स्थानीय थानों और विशेष इकाइयों के अधिकारियों की टीमों को तैनात कर गहन जांच और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी जिले के एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह ने बताया कि 17 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग जंगल के रास्ते और एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से भारत में आए थे और अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। दक्षिण पश्चिमी जिले ने 17 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है एवं उनका डिपोर्टेशन प्रोसेस बिगिन कर दिया गया है। इसको FRRO के साथ किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है पुलिस स्टेशन वसंतपुर साउथ का। माइग्रेंट्स इंडिया आए थे थ्रू इलीगल जंगल रूट्स और अब इनको डिटेन किया है PS महेंद्र पार्क में डिपोर्टेशन के लिए FRRO द्वारा। अगली खबर, यूपीएससी ने यूपीएससी प्रतिभा सेतु की पहल शुरू की है। इसमें रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। यूपीएससी के तहत सरकारी और निजी कंपनियों को ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी दी जाएगी जिन्होंने यूपीएससी की सभी परीक्षाएं पास की हैं लेकिन आखिरी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। ये योजना 20 अगस्त 2018 से लागू हुई है। आयोग ने पहली बार इस योजना का उपयोग संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2017 के लिए उम्मीदवारों की सूची का खुलासा करने के लिए किया था। हालांकि अब पीडीएस का नाम बदलकर यूपीएससी प्रतिभा सेतु कर दिया गया है। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इंजीनियरिंग सेवा, संयुक्त भूवैज्ञानिक, संयुक्त रक्षा सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा और संयुक्त चिकित्सा सेवा के गैर अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों को इस योजना में शामिल किया है। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की खबरों में, तकनीक और मोबाइल पर निर्भर होती जा रही आज की पीढ़ी के लिए योग एक नई दिशा बनकर उभरा है। शहर में आयोजित विभिन्न योग शिविरों और कक्षाओं में 5 वर्ष के बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक पूरी लगन और उत्साह के साथ योग सीख रहे हैं। ये नज़ारा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये संकेत भी देता है कि योग भारतीय समाज में पुनः अपने मूल स्थान की ओर लौट रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के बीकानेर में भी विभिन्न योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षक हितेंद्र मारू ने कहा कि नियमित योग अभ्यास से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, माइग्रेन, अनिद्रा जैसी बीमारियों में काफ़ी हद तक राहत मिल रही है। आज के समय में देखा जाए तो जितनी भी अपने बीमारियां हैं या जो भी अपने रहन सहन है, जो भी अपने अभी सिस्टम जो है सारा बिगड़ा हुआ है, तो इन सारे सिस्टम को सुधारने के लिए योग उसके अंदर सर्वोपरि माना जा रहा है। क्योंकि जब तक अपना स्वास्थ्य है तभी अपन सही ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे। तो इस जीवनचर्या को बनाए रखने के लिए और इसको और आगे सुदृढ़ प्रकार से कैसे अपन उसको बना सकते हैं, उसके लिए योग एक सर्वोपरि, इसको आप चाहे क्रिया मान लीजिए, प्रक्रिया मान लीजिए, ये रिसर्च का भी पार्ट है। तो इसके योग ऐसी चीज़ कि आज के समय में हर कोई इसको अपनाना चाहता है। और योग के साथ साथ यहाँ नेचुरोपैथी का कार्यक्रम भी रहता है। उनको जल नीति वगैरह है या जो भी अपने नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनसे भी हम उनको ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास परिसर में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उनके साथ योगासन किए।
योगाभ्यास के उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन, आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। यह साधना मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी, जिनके प्रयासों से 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे 177 देशों ने समर्थन दिया है। जन जन के समर्पण से, सभी योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये वैश्विक आंदोलन बन गया है। आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है और भारतीय पद्धतियों की महत्ता और वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने। और योग समय और सीमाओं से परे जाकर एक ऐसी जीवन शैली बन चुका है जो स्वास्थ्य और एकता का प्रतीक है। तो आइए योग की आध्यात्मिक जड़ों से लेकर इसके वैश्विक उत्सव बनने तक की अद्भुत यात्रा को डीडी न्यूज़ की अंतरा सिन्हा की इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। जैसे ही सूरज पहाड़ों के ऊपर उगता है, लाखों लोग योग के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। एक ऐसा अभ्यास जिसकी जड़ें भारत में 5000 साल पहले की आध्यात्मिक साधना में है। योग मन, शरीर और आत्मा के मेल का नाम है। प्राचीन ग्रंथों जैसे पतंजलि के योग सूत्रों ने इसकी नींव रखी, जहां ध्यान और शारीरिक मुद्राओं पर जोर दिया गया। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद जैसे अग्रदूतों ने योग को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया, जहां इसके संतुलन और आंतरिक शांति के दर्शन शास्त्र ने लोगों को मोहित कर दिया। 21वीं सदी में आते आते योग ने वैश्विक रूप से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इसकी अनुकूलता ने इसे सबके लिए सुलभ बना दिया। हठ योग से लेकर विन्यास योग तक इसके शारीरिक लाभ जैसे तनाव में कमी और लचीलापन ने करोड़ों लोगों को आकर्षित किया। 2025 तक दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं और हर प्रमुख शहर में योग स्टूडियो मौजूद हैं। सोशल मीडिया और मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थन ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया, जबकि वैज्ञानिक शोधों ने इसके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के लाभों को प्रमाणित किया है। 2014 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तब से हर साल 21 जून को न्यूयॉर्क से लेकर नायरोबी तक लाखों लोग योग की एकजुटता की शक्ति का उत्सव मनाते हैं। समूह योग सत्र और वर्चुअल कक्षाओं जैसे आयोजनों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि ये प्राचीन अभ्यास आज के तेज तर्रार जीवन में शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। भारत में जन्मा यह योग अब दुनिया भर के घरों और दिलों तक पहुंच चुका है। शांत स्टूडियो से लेकर भीड़भाड़ वाले शहर के पार्कों तक योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सदियों से योग हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए एक अमूल्य अभ्यास रहा है। फिर चाहे आप इसे समूह में करें या अकेले, करोड़ों लोग अब इसे अपनी जिंदगी में अपना चुके हैं। योग की लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी योग का एक उत्सव है। शारीरिक और मानसिक शांति के लिए ये एक कारगर उपाय है। तो आप भी आइए, इस उत्सव का हिस्सा बनिए। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अंतरा सिन्हा, कैमरा पर्सन मोंटी के साथ। ये रिपोर्ट आपने देखी, आप भी ज़रूर इसे अपनाइए। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में विशेष जांच दल ने 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चंदौसी की MP MLA कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर
जफर अली और 21 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि शीघ्र ही इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए तेजी से कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट है वो दाखिल की जा चुकी है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 335/24 जो उस दिन हुई हिंसा की कंस्पिरेसी के बारे में लिखी गई थी। उस अभियोग में कल जियाउर रहमान बर्क जो कि यहाँ के सांसद हैं उनको चार्जशीट किया गया है। इसके साथ में 23 अन्य लोग को गिरफ्तार करके इस केस में ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। अन्य मुकदमे ट्रायल की स्टेज पर आ चुके हैं। उन सभी के अंदर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी करके सजा कराई जाएगी। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।